हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी तीसरी क्लास है उसको शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे कि संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसके पहले क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का एक परिचय देखा था, दूसरे में हमने संविधान सभा के बारे में देखा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में संविधान के भाग जो हैं उनको एक एक करके देखेंगे, उसमें सारे अनुच्छेद होंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो भारतीय संविधान है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी कि भारत के संविधान जितना बड़ा कोई भी लिखित संविधान विश्व में मौजूद नहीं है। भारत का एक ऐसा लिखित संविधान है जो एक जगह पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 395 जिसमें अनुच्छेद हैं। इनमें कई बार संशोधन हुआ है, कई नए प्रावधान जोड़े भी गए हैं अनुच्छेद के, लेकिन जो मैक्सिमम संख्या है वो 395 ही है। जो बीच में अमेंडमेंट करके उनको ए बी सी यानी कि क ख ग या ऐसे करके बीच में ऐड किया गया है, लेकिन जो अंतिम नंबर है वो 395 ही है। दूसरी हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी है विशेषता है वो ये है कि हमारे जो संविधान है उसका जो स्रोत है वो कई देशों से लिया हुआ है, मतलब कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। ठीक है, जैसे कि संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमने आयरलैंड से लिया है। जो मौलिक अधिकार है संविधान का वो हमने अमेरिका से लिया है। इसी प्रकार बाकी की चीज़ें भी हैं जो कि हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अधिकांश भाग, एक तरीके से मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा जो भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं बाकी देशों से ली गई है। ठीक है, इसके बाद जो भारतीय संविधान है वो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। यानी कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही बहुत बड़ा कठोर है, बल्कि ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। इसके बाद जो भारतीय संविधान है वो संघीय व्यवस्था के होते हुए भी एकात्मक है। ठीक है, यानी कि फेडरल ना तो फेडरल है और ना ही एकात्मक है, ना संघीय है ना एकात्मक, दोनों का मिला जुला रूप है। तो ऐसा समन्वय बाकी कहीं के संविधानों में देखा नहीं जाता है। इसकी अगली विशेषता है जो भारतीय संविधान है इसकी सरकार का जो संसदीय रूप है। भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारतीय संविधान में जो सरकार का स्वरूप था वो संसदीय रखा, ना कि प्रेसिडेंशियल नहीं रखा। उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को दिया, यानी कि संसद रहेगी। और संसद, इसका संसदीय प्रणाली का तात्पर्य ये है कि जो कि बहुमत वाले दल रहेंगे वो सत्ता में रहेंगे। ठीक है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जो संयुक्त जवाबदेही रहेगी, और इसमें जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा सरकार का संचालन किया जाएगा। और जो निचला सदन होगा उसका विघटन होगा, यानी कि उसको भंग किया जा सकता है 5 साल के लिए, लेकिन जो अपर सदन होगा यानी कि जो राज्यसभा होगी वो हमेशा स्थायी रहेगी, वो कभी भंग नहीं होगी। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो कभी भंग नहीं होगी। इसके अलावा भारत का जो संविधान है वो संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में भी समन्वय रखता है। यानी कि एक तरफ संसद है, पार्लियामेंट है भारत की, और दूसरी तरफ जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों में भी समन्वय बनाए रखा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो शक्तियों का पृथक्करण है, जो शक्तियों का विभाजन है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है, अगले संविधान की विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि जो भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यानी कि नीचे से हायरार्की सेट होते ऊपर जाती है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उनके नीचे राज्यों के संबंधित उच्च न्यायालय हैं, उनके नीचे तदर्थ न्यायालय हैं। जो भी न्यायिक अधिकारी हैं सारे मतलब एकीकृत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से बाहर है। सबके जो सबका हेड है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे सारी है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि न्यायपालिका हर चीज़ से अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करती है। हमारे संविधान की 8वीं विशेषता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, जिससे
ये पता चलता है कि भारत में जो भारत के संविधान निर्माता थे उन्होंने कितनी संवेदनशीलता दिखाई थी अधिकारों को लेकर एक मानव के रूप में, क्योंकि मानव जो होता है एक विवेकशील प्राणी होता है और उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, यानी कि उसकी स्थिति अच्छी होती है। तो ये मौलिक अधिकार ही हैं जो एक मनुष्य को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए अधिकार प्राप्त करते हैं। इसके साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार को भी दिशा निर्देश देने के लिए, ताकि क्या किया जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, ताकि उससे ये पता चले कि हाँ हम ये कल्याणकारी योजनाएं कर सकते हैं, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं, हम समाज में कर सकते हैं। ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, कुछ सामाजिक हैं, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ उदार या बौद्धिक हैं। ठीक है। इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य हैं, हालांकि वो संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था 1976 में, लेकिन ये भी एक संविधान का भाग है मौलिक कर्तव्य। तो जिससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान में लोगों के अधिकार भी दिए गए हैं, राज्यों को निर्देश देने के लिए निदेशक तत्व भी दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर व्यक्ति के कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि हमें अपने देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कि हम एक तरफ से अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए इस देश के प्रति। इसके अलावा जो हमारा अगला है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना करता है। यानी कि भारत जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म समान हैं, और इस देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पूजा अर्चना करने और उपासना करने का अधिकार होगा। हमारे संविधान की ओर जो अगली विशेषता है वो है वयस्क मताधिकार। यानी कि भारत में जितने भी वयस्क लोग हैं, पहले उम्र 21 साल थी लेकिन उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, तो 18 वर्ष के जो भी वयस्क हैं, पुरुष महिला जो भी हैं, सभी को मताधिकार प्राप्त है, और सभी के मत का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो बराबर है। इसके अलावा हमारे जो है वो एकल नागरिकता, जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खूबी है, एकल नागरिकता। जबकि आपने देखा होगा कि जो भी संघीय देश होते हैं, जो फेडरल देश होते हैं, वहाँ पे 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक जो उनके पूरे संघ की और दूसरे उनके उस राज्य की, उन देश की जिसके होते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है वो भारत में एकल नागरिकता प्रदान करता है। भले ही आप किसी स्टेट के हों, केंद्र शासित प्रदेश के हों, लेकिन आपकी नागरिकता एकल नागरिकता होगी, एक ही नागरिकता होगी, और वो नागरिकता है भारतीय। हम पूछते हैं कि हमारी सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, तो हम बोलते हैं इंडियन, भारतीय। ठीक है। इसके बाद भारत में कई स्वतंत्र निकाय भी हैं, ठीक है, जिनका संविधान के द्वारा किया गया है, जो कि बाकी इस जो मतलब का सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन है या सुशासन है, जिस चीज़ के बारे में रखो, जिनको सही तरीके से सुचारू रूप से चला सके। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके लिए करवाता है। राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। इसके बाद है हमारे जो संविधान है, इसमें आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। मतलब मैं तो कई बार ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितने दूरदृष्टा थे, आखिर उनकी जो अप्रोच थी वो कितनी बड़ी थी। वाकई वो बहुत महान लोग रहे होंगे, और बहुत महान लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान को इतना अच्छा बनाया है कि जिसमें उन्होंने आपातकालीन व्यवस्था का भी प्रावधान किया। और अभी आपातकालीन व्यवस्था जो 3 प्रकार के दिया है, एक राष्ट्रीय आपातकाल दिया है, जब युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हो, राष्ट्रीय शांति की अवस्था हो जाए, जिसको आर्टिकल 352 में उन्होंने बताया है, 352 में। इसके बाद अगर राज्य में आपातकाल लागू हो, जिसमें अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। भले ही इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है भारत में आर्टिकल 356 का, कई राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के निर्देश पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हालांकि जो भी चीज़ें हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसको जिस उद्देश्य से बनाया था वो काफ़ी अच्छा था, भले इसका मिसयूज हो गया हो। इसके बाद वित्तीय आपातकाल का भी प्रावधान है, जो अनुच्छेद 360 में है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो है त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो सरकार है 3 स्तर पे सरकार चलेंगी। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो कि है,
निचले स्तर पे सबसे रहेगी। उसके बाद जो राज्य रहेंगे, राज्य में विधानसभा रहेगी, इसका है प्रधान मुख्यमंत्री रहेगा, और केंद्र में संसद रहेगी, केंद्र में केंद्र सरकार रहेगी। ठीक है, तो त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। तो दोस्तों, हमने अपने संविधान की 16 विशेषताएं देखी, और इन 16 विशेषताओं के बल पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। तो अगली क्लास में हम संविधान के जो 22 भाग हैं उनको पढ़ेंगे, और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे।